नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि तमाम कोशिशों के बावजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का न तो काम करने का तरीका रुका है और ना ही उनका बुलडोजर। हालांकि उनके खिलाफ भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस देश विदेश में जा जाकर जिस तरीके से बातें कर रहे थे, जिस तरीके से वो ये दिखाने की कोशिश करते रहे अपने कार्यकाल के पिछले 5 महीनों में कि उन्होंने बुलडोजर का एक जो न्याय चल रहा था, यानी कि जो कुछ बुलडोजर के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार कर रही थी उस पर रोक लगाने का काम किया है। और इस कड़ी में बातें करते करते वो यहां तक कह जाते थे कि हम सरकारों को जज, जूरी और जल्लाद नहीं बनने देंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के जो काम थे उसमें कहीं भी इसका संकेत नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे जस्टिस बी.आर. गवई को इसमें ये सब दिखाई दे रहा था। और उनके तमाम भाषणों के बावजूद, उनकी तमाम छींटाकशी के बावजूद, तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बावजूद उत्तर प्रदेश का सरकार का जो बुलडोजर है वो लगातार चलता रहा और चलता रहेगा। ये संकेत साफ तौर पर मिल रहे हैं। बुलडोजर को लेकर जब गवई महोदय की पीठ का जो फैसला आया था, जिसमें उनके साथ जस्टिस के.वी. विश्वनाथन भी थे, उस फैसले के बाद हमने एक वीडियो में कहा भी था कि अब ये जो बुलडोजर है ये रुकेगा नहीं बल्कि पूरे देश में चलेगा, और ऐसा हुआ भी। लेकिन अकेले उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में ही ये जो बुलडोजर है, जब से बी.आर. गवई भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं तब से कम 100 बार चल चुका है। यानी ये कहा जाए कि बी.आर. गवई के तमाम बड़बोलेपन के बावजूद, तमाम उनकी अपनी पीठ थपथपाने के बावजूद, अपने कामों से यानी कि कर्म के द्वारा बिना बोले योगी आदित्यनाथ ने जो उनको जवाब दिया है वो सीधे तौर पर उनकी एक करारी हार ही कही जा सकती है। दरअसल बी.आर. गवई की जो एक छुपी हुई महत्वाकांक्षा है, ऐसा लगता है कि वो रिटायरमेंट के बाद में विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनने का सपना देख रहे हैं, और उन्हें ये लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद में भारतीय जनता पार्टी में से जो सबसे प्रबल दावेदार के तौर पर दिखाई देते हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं। तो शायद बी.आर. गवई अपने भविष्य के प्रतिद्वंदी के खिलाफ इस तरीके का प्रचार करके अपनी दावेदारी को मजबूत करना चाहते थे, लेकिन इसमें वो पूरी तरीके से न केवल असफल हुए हैं बल्कि अपने कामों से योगी आदित्यनाथ ने उनकी बहुत ज्यादा किरकिरी भी कर दी है। यानी जिस बुलडोजर फैसले को बी.आर. गवई अपना सबसे अच्छा, शांति देने वाला, सुकून देने वाला फैसला बता रहे थे, वही फैसला उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसका ताजा उदाहरण है कि मेरठ में अभी आज और कल 2 दिन बुलडोजर खूब गरजा है और उसने अवैध निर्माणों को हटाया भी है। अगर बी.आर. गवई, के.वी. विश्वनाथन के फैसले की बात की जाए तो उसमें भी एक गाइडलाइन बनाने का काम किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि सरकार या म्यूनिसिपल जो बॉडी होती है वो बुलडोजर बिना नोटिफिकेशन के नहीं चला सकती, पहले 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। लेकिन उसमें एक और बात थी कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन 2 तरह के होते हैं, एक अवैध होता है, एक इलीगल होता है। अवैध का मतलब है कि जमीन आपकी है, आपके पास उस पर बनाने का अधिकार है, लेकिन एक लिमिटेड तरीके से आप उसको बना सकते हैं, नक्शा पास करके, या उसको आप अतिक्रमण करके नहीं बना सकते, तो ये अवैध हो जाता है। दूसरा होता है इलीगल। इलीगल का मतलब है कि सरकारी जमीन पर
नदी तालाब की जमीन पर, चारागाह की जमीन पर, पंचायत की जमीन पर, किसी सरकारी विभाग की जमीन पर अगर आपने कोई निर्माण किया है तो उसको हटाए जाने के लिए किसी भी तरीके का ना तो नोटिस देने की जरूरत है, ना किसी कोर्ट की कार्रवाई की जरूरत है। और इसी के तहत गुजरात में भी अतिक्रमण ढाए गए थे, मध्य प्रदेश में भी ढाए गए, असम में भी ढाए गए, यूपी में भी ढाए गए, तमाम दूसरी जगहों पर अतिक्रमणों को ढहाया गया है। हालांकि एक अपवाद अभी बना हुआ है और वो है उत्तराखंड के हल्द्वानी का, क्योंकि उस मामले में कोर्ट ने ही स्टे दे रखा है, इसलिए रेलवे की जमीनों पर बनी हुई सैकड़ों झुग्गियों को अभी तक हटाया नहीं जा सका है। यानी अगर ओवरऑल तस्वीर देखी जाए तो बी आर गवई जिस फैसले को अपनी सबसे बड़ी जीत बताते हैं और ये कहने की कोशिश करते हैं कि योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर को उन्होंने रोक दिया है, उसमें ब्रेक लगा दिए हैं, उसका चक्का जाम कर दिया है, वो बात पूरी तरीके से झूठी साबित होती है। उत्तर प्रदेश में लगातार बुलडोजर चल रहे हैं। तौकीर रजा के संपत्तियों पर बरेली में बुलडोजर चला, उससे पहले संभल में खूब बुलडोजर चला, अभी मेरठ में चल रहा है। जहां जहां अतिक्रमण किया गया है, अवैध निर्माण किए गए हैं, इलीगल निर्माण किए गए हैं, उन पर सरकार कार्रवाई कर रही है और करती रहेगी। ये साफ संदेश उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है और ये संदेश स्पष्ट रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश को दिया गया है, जो अपना मूल काम छोड़कर दूसरे काम करने की कोशिश कर रहे थे। संविधान के अनुसार जो न्यायालय है उसका काम है लीगलिटी का डिसाइड करना, न्याय करना, अपराधियों को दंड देना, निर्दोषों को निरपराध साबित करना। ये करने की बजाय हमारे जो सीजीआई मुख्य रूप से पिछले 5 महीने में भाषण देते ज्यादा दिखाई दिए, या फिर उनके जो कोर्ट है उसने अपराधियों को जमानत देने का, उनकी जो एफआईआर है उनके खिलाफ उसको खारिज करने का, या फिर दूसरे तरीके से उनको राहत देने का ही काम किया है। यानी जो मूल काम संविधान द्वारा न्यायालय को दिया गया है उसको पूरा करते हुए न हाई कोर्ट नजर आते हैं, न सुप्रीम कोर्ट नजर आता है। कुछ कुछ छिटपुट मामले आते रहते हैं जिसमें कभी कभी लगता है कि हाई कोर्ट ने अच्छा काम किया है, लेकिन ओवरऑल अगर मेजॉरिटी ऑफ केसेस को लिया जाए तो उसमें यही देखने को मिलता है कि भारत की जो उच्च अदालतें हैं, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये निश्चित रूप से एक वर्ग विशेष को, एक सोच विशेष के लोगों को राहत देने का ही काम करते हैं। और जो बहुसंख्यक समाज है, जो भारतीय राष्ट्रवादी समाज है, उसके खिलाफ ही फैसले लेने का काम करते हैं। क्योंकि ये जो सारे के सारे जज होते हैं, जिनकी आज की डेट में अगर संख्या देखी जाए तो करीब 850 जज बैठते हैं, जिनमें 825 करीब हाई कोर्ट के जज हैं और 34 जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। इनकी जो सोच है मूल रूप से कांग्रेसी या वामपंथी सोच है और इसको ये बार बार जगह जगह दिखाते भी रहे। अभी सीजीआई ने थिम्पू यानी भूटान में एक भाषण दिया था और भाभी सीजीआई ने भाषण दिया था श्रीलंका में, जो कॉलेजियम सिस्टम का बचाव करते हुए नजर आ रहे थे और इसको संवैधानिक बताने की, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बताने की कोशिश कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये जो संविधान के तहत सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत दिया गया है उसी को आगे बढ़ाता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि सेपरेशन ऑफ पावर के बावजूद जो जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया है उसमें भारत के राष्ट्रपति मुख्य भूमिका में है और जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं या हाई कोर्ट के जज होते हैं वो केवल सलाहकार के तौर पर हैं। लेकिन कॉलेजियम के जो 2 केस डिसाइड हुए, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, उसमें इन्होंने अपने हिसाब से जुडिशियल जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था या फिर जो संविधान के जो अनुबंध थे उनको इंटरप्रेट करने के नाम पर मैनिपुलेट कर लिया।
यानी संविधान में जो कुछ कहा गया है उसकी बजाय वो लागू कर दिया गया जो जजों का अनुमान था या जजों ने जिसको व्याख्या किया। और उसी की वजह से आज भारत में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के मामले में पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो कॉलेजियम है वो निरंकुश हो गए हैं, गैर जवाबदेह हो गए हैं, बिल्कुल गैर पारदर्शी हो गए हैं, जिसका परिणाम ये है कि जजों की नियुक्ति कैसे होती है, क्या आधार होते हैं, किन किन चीजों को उसमें डिस्कस किया जाता है, ये किसी को पता नहीं चल पाता। और परिणाम ये होता है कि भाई भतीजावाद, चेलापंथी से ही ज्यादातर जज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भर्ती होते हैं। यानी ये लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं, सरकार के कामों में अड़ंगा लगा रहे हैं। और इसकी पुष्टि जस्टिस सूर्यकांत ने श्रीलंका में अपने भाषण में कर दी है। उन्होंने कहा कि हमारी नजर सरकार के हर डिपार्टमेंट पर, हर काम पर है। यानी इनकी नजर केसेस के ऊपर नहीं है, इनकी नजर इस बात पर नहीं है कि भारत में 5.5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग हो चुके हैं। इनकी नजर इस बात पर नहीं है कि हाई कोर्ट्स के अंदर 60 लाख से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं। इनकी नजर इस बात पर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में 80,000 के लगभग केसेस पेंडिंग हैं, बल्कि इनकी नजर इस बात पर है कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है, मोदी सरकार क्या कर रही है, पाकिस्तानियों को क्यों पकड़ा जा रहा है, बांग्लादेशियों को इस देश से बाहर क्यों भेजा जा रहा है, या फिर इसी तरीके के दूसरे मामले सीबीआई क्या काम कर रही है, ईडी किसके घर छापा मार रही है, इस पर ये ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और इसी की वजह से केसेस की पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। देश के 1 अरब से ज्यादा लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इन लोगों की छुट्टियां बरकरार हैं, ये अपनी छुट्टियों पर भी ध्यान नहीं देते। ये अपने ही एक साथी के घर से मिले हुए करोड़ों रुपए के जले हुए नोटों के ऊपर भी ध्यान नहीं देते, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं कराते। ये पूरे देश से ये कहते हैं कि हम न्याय कर रहे हैं, अपने ऊपर ये कोई भी सवाल स्वीकार नहीं करते हैं। यानी कि ये खुद ही मुंसिफ है, खुद ही मुजरिम है और खुद ही मुद्दई भी है। यानी वकील भी ये है, मुलजिम भी ये है और जज भी ये है। इसके ऊपर ये किसी का सवाल नहीं सुनना चाहते, किसी को जवाब नहीं देना चाहते, और ये सब ये करते हैं न्यायिक स्वतंत्रता के नाम पर, जिसको आप स्वतंत्रता की बजाय एक तरीके से न्यायिक तानाशाही ही कह सकते हैं। और इस तानाशाही को भी अगर किसी व्यक्ति ने अड़िग होकर, चट्टान की तरह खड़े होकर जवाब दिया है तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और अब हम ये चाहेंगे कि भारत सरकार भी इनको इसी तरीके से अपने कामों से जवाब दे, सरकार का हर डिपार्टमेंट इनको जवाब दे, और जजों के द्वारा जो संपत्तियां घोषित नहीं की जा रही हैं उनकी जांच हो और उसकी रिपोर्ट भी जनता के सामने रखी जाए, जिससे पता चल सके कि जो तथाकथित जज महोदय हैं वास्तव में इनकी कितनी संपत्तियां हैं, कैसे इन्होंने बेनामी संपत्तियां जोड़ी हुई हैं, ये जो जमानत देकर लोगों को राहत देते हैं उनसे ये क्या फायदा लेते हैं, या फिर जजों की नियुक्ति जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में होती है उससे ये कितना फायदा उठाते हैं, ये देश को जानने का पूरा हक है और देश को जानना भी चाहिए। लेकिन चलते चलते ये बता दें कि जस्टिस बी.आर. गवई ने अपने पूरे 6 महीने के कार्यकाल में से 5 महीने तो योगी आदित्यनाथ की बुराई करने में निकाल दिए और बुलडोजर के फैसले को सही साबित करने में निकाल दिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपने कामों से साबित कर दिया कि उनका जो बुलडोजर एक्शन वाला एक तरीका है वही वास्तव में सही है। और उत्तर प्रदेश में उसी की वजह से जो अपराधी हैं, अपराधी माफिया है, उनके अंदर एक भय का माहौल है। और अगर अपराधियों में भय होता है तो निश्चित ही ये समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छी बात होती है। यही न्याय का तकाजा होता है। ऐसा लगता है कि न्यायाधीश होते हुए भी न्याय नहीं कर पा रहे, लेकिन योगी आदित्यनाथ या जो सरकार के दूसरे अंग हैं वो कार्यपालिका में होते हुए भी न्याय करते हुए नजर आ रहे हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, अपनी राय दीजिए। जय हिंद, जय भारत।